नमस्कार, आदाब। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ मोहतरमा मसरूर जहाँ का नावल ख़ज़ाओं से दूर। आज इस नावल की दूसरी किस्त सुनिए। ख़ज़ाओं से दूर ये दूसरी किस्त। संजीदा ने बच्चे का नाम रूमान रखा। अनवर मियाँ से राय ली तो वो मतानत से मुस्कुराए और पसंदीदगी का इजहार किया। रूमान मामूली सूरत शक्ल का गोल गोतना सा बच्चा था। संजीदा की तवज्जो ने उसे खासा कबूल सूरत बना दिया था। नित नए मलबूसात ने रूमान मियाँ की हैयत ही बदल दी थी और मालूम ही नहीं होता था कि यह बच्चा फसाद की देन है। अनवर मियाँ बच्चे की तरफ से बिल्कुल मुतमईन और बेफिक्र हो चुके थे और उन्होंने संजीदा के बाहर के कामों को खूबी से संभाल लिया था। हिसाब किताब में वो खासे माहिर थे। मुलाजिमों और किराएदारों से उनका बर्ताव मुखलिसाना होता, इसलिए सब काम खुश असलूबी से सर अंजाम पा रहे थे और संजीदा अपनी जायदाद की फ़िक्र से निजात पा गई थी। अब वो थीं और रूमान। उन्हें मालूम नहीं था कि रूमान किसका बच्चा है, हिंदू का या मुसलमान का, सिख का या ईसाई का, ऊंची ज़ात का या नीच ज़ात का। उनको तो बस इतना ही मालूम था कि अहमदाबाद के फसाद ने जहाँ सैकड़ों गोदें वीरान की थीं, उनकी गोद आबाद कर दी थी। इसी कमी को पूरा करने के लिए तो रहमान ने दूसरी शादी कर ली थी और उनकी तन्हाइयों का ख्याल किए बगैर उन्हें छोड़कर चले गए थे। संजीदा ने बच्चे के पालने को हौले से पींग देकर अपना ध्यान उन ख्यालात की तरफ से हटाना चाहा, लेकिन यादों की बारात बड़ी धूमधाम से चली आ रही थी। अभी चंद साल पहले ही की तो बात थी। संजीदा कॉलेज से वापस आ रही थी। उसकी रिक्शा के बिल्कुल करीब सामने ही अचानक एक मोटरसाइकिल के ब्रेक चीख उठे। मोटरसाइकिल उलट गई और उसमें बैठा हुआ नौजवान दूर जा गिरा। रिक्शा रुक चुका था। संजीदा उतर पड़ी और दौड़कर उसे करीब गई। नौजवान की पेशानी से खून निकल रहा था। संजीदा ने जल्दी से दुपट्टे की चौड़ी पट्टी फाड़ी और फिर अपना रुमाल चार तय करके ज़ख्म पर रखा और पट्टी कसकर बांध दी। नौजवान बेहोश था। राहगीरों का मजमा इकट्ठा होता जा रहा था। संजीदा ने अपने हवास जमा रखे। किसी कार वाले ने अस्पताल ले चलने की राय दी, जिसे संजीदा ने मंजूर कर लिया और फिर कुछ लोगों की मदद से जख्मी को कार की पिछली सीट पर लिटा दिया गया। संजीदा ने उसे करीब बैठकर उसे संभाल लिया कि कहीं कार के धचकों से जख्मी गिर ना पड़े, और फिर जख्मी को अस्पताल में फौरी मदद पहुंचाई गई। संजीदा अस्पताल में ही रुकी। अलबत्ता उसने कार वाले का शुक्रिया अदा करके उसे अपने घर का पता बता दिया था ताकि ज़ख्मी नौजवान की मोटरसाइकिल उसके घर पहुंचा दे, जो वो डिक्की में रखवा कर ले आई थी। फिर वो काफ़ी देर वहीं रुकी रही और घर पर फ़ोन करके अपनी अम्मी को इस हादसे का मुख्तसर हाल बताकर वहाँ रुकने की इजाज़त ले ली। ज़ख्मी नौजवान को होश आया तो संजीदा उसके नज़दीक ही थी। उसने उससे कोई बात नहीं की, बस खामोशी से उसे देखती रही और जब वो ज़रा बोलने के काबिल हुआ तो उसने संजीदा से इस हादसे के बारे में पूछा।
संजीदा ने उसे हादसे के मुतालिक बताया और फिर उस हादसे पर अफसोस करती रही। नौजवान ने उसका शुक्रिया अदा किया और मुस्कुराकर बोला, लोग तो ऐसे हादसों की तमन्ना करते हैं। संजीदा चौंक पड़ी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में सवाल उभरा, क्यों? क्योंकि अक्सर ऐसे हादसों की बदौलत आप जैसी मेहरबान और मुखलिस हस्ती से मुलाकात हो जाती है। नौजवान शरारत से मुस्कुराया। संजीदा झेप गई। अब इजाज़त दीजिए और अपने घर का पता बता दीजिए ताकि घर वालों को भी इत्तला दे दी जाए। नौजवान ने फ़ोन नंबर लिखकर दे दिया और अपना नाम भी। संजीदा जाने के लिए खड़ी हुई तो नौजवान ने लजाजत से कहा, अब कब आइएगा? कल कॉलेज जाते वक्त आऊँगी। शुक्रिया। आपकी मोटरसाइकिल मेरे घर पर है, बड़ी अच्छी जगह है, किसी को भेजकर मंगवा लीजिएगा, खुद ही लेने आऊँगा। अभी आप आराम करें, अच्छा होने के बाद आ जाऊँगा। बेहतर है। कल आपके लिए क्या लेती हूँ? किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिए, बस आप आ जाएं, यही बेहतर है। नौजवान ने सादगी से कहा। संजीदा चली गई। उसने फ़ोन करके नौजवान के घर पर इस हादसे की इत्तला दी। नौजवान ने पर्चे पर अपना नाम भी लिख दिया था, रहमान, और दूसरे दिन कॉलेज जाते हुए वो रहमान को देखने गई। अपने लॉन के फूलों का एक खूबसूरत गुलदस्ता बनवा कर लेती गई, साथ ही कुछ फल वगैरह। रहमान शायद उसका मुंतज़िर था। उसे देखकर खिल उठा, फूलों को लेकर सूंघा और फिर सिरहाने की मेज़ पर रख दिया। उसने संजीदा के लाए हुए फलों के लिफाफे को खोलकर देखा, पसंद करके एक सेब निकाला और बच्चों की तरह दांतों से काटकर खाने लगा। आप भी लीजिए। उसने लिफाफा संजीदा की तरफ बढ़ाया। नहीं शुक्रिया, मैं अभी नाश्ता करके आई हूँ। संजीदा ने इनकार किया और उसके लिए संतरा छीलने लगी। आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। रहमान सेब खाते हुए बोला। क्या? संजीदा मुस्कुराई। आपका नाम? संजीदा। पढ़ती हैं? जी। उसने गर्दन हिलाई। बीए फाइनल है। ओह, मैं आपसे ये तो बताना भूल ही गया कि आपका फ़ोन पाकर मम्मी, डैडी और बहनें आई थीं। मैंने उनसे आपका जिक्र किया। रहमान ने संजीदा की आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहा। संजीदा ने नज़रें झुका लीं। मैंने आपका जिक्र किया। वो सब आपसे मिलना चाहते हैं। आज शाम आप आ जाएं तो उनसे मुलाकात हो जाएगी। मैं प्लीज़ संजीदा, अब ज़रूर आएं। रहमान ने लजाजत से कहा। संजीदा खामोश हो गई और फिर ज़रा देर बैठकर कॉलेज चली गई। संजीदा रहमान के वालिदैन और बहनों से मिली। रहमान ने उसकी इतनी तारीफ़ें कर रखी थीं कि वो सब भी उससे मिलना चाहते थे। उन्होंने भी संजीदा को बहुत पसंद किया और फिर ताल्लुकात बढ़ते गए। हत्ता कि एक दिन रहमान के वालिदैन ने संजीदा को उसके मम्मी पापा से मांगा और वो एक दिन हमेशा के लिए रहमान की बन गई। रहमान तो इस कदर खुश था जिसे दुनिया की दौलत पा गया हो। कितने महीने हवाओं के दोष पर परवाज करते यूं गुजर गए जैसे बादे सबा का झोंका, और वो न जाने किन किन शहरों में
और कौन कौन से मुल्कों में घूमते फिरे। रहमान उसको खुश देखना चाहता था और उसकी खुशी की खातिर नित नए प्रोग्राम बनाता था। रोज रोज की तफरीह से संजीदा उकता गई। उसने सख्ती से कहा कि अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। रहमान तो उसकी खातिर में लगे रहते थे। वो भी जमकर प्रैक्टिस करने लगे और संजीदा सारा दिन घर के कामों में उलझी रहती और रहमान का इंतज़ार करती रहती। रहमान आते तो दिन भर की जुदाई का नौहा करते और संजीदा को बाहों में लेकर शिकवा करते, क्यों जान, किस जुर्म की सज़ा दे रही हो? सारा दिन तुम्हारी सूरत देखने को तरस गया। और ये 10 बार फ़ोन किसने किया था? संजीदा ने मसनूई गुस्से से कहा, वाह भाई वाह, अब क्या आवाज़ तक न सुनता? अगर अभी से पाबंदी लगाओगी तो कल से कोर्ट जाना बंद और बंदा सारा दिन तुम्हारे कदमों में पड़ा रहेगा। खाएंगे कहाँ से? खाने पीने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तुम्हारी आंखों की मै पीकर प्यास बुझ जाएगी। मुझे करार नहीं आएगा बगैर खाए पिए। संजीदा मुस्कुराई और फिर दोनों के कहों से कोठी गूंज उठी। साल पे साल गुजरते गए। संजीदा बदस्तूर तन्हा रही। रहमान की मोहब्बत में शिद्दत बदस्तूर थी, लेकिन अब वो अक्सर अपनी तन्हाइयों का शिकवा करते और दबे दबे अल्फाज में नन्हे से मासूम बच्चे की ख्वाहिश का इजहार करते। संजीदा खुद भी इस कमी को बुरी तरह महसूस करती, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। मुख्तलिफ दवाएं हुई, एक छोटा सा ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी के आगे किसी की एक ना चली। रहमान के वालिदैन पहले तो मन्नतें मुरादें करते रहे, फिर टोने टोटके, दवा इलाज और सब बातों से हिम्मत हारे तो बेटे से दूसरी शादी के लिए इसरार करते रहे। रहमान शुरू में तो सख्ती से इनकार कर देते थे, फिर ये इनकार कम होता गया, हत्ता कि वो इस जिक्र पर खामोश रहने लगे। और खामोशी नीम रजामंदी समझकर वालिदैन ने चुपके चुपके लड़की तलाश करना शुरू कर दी। और जब उन्होंने शम्सा को पसंद कर लिया तो एक दिन रहमान को भी अपनी पसंद से आगाह कर दिया। रहमान इनकार न कर सके, बच्चे की ख्वाहिश उनको भी थी। कहने सुनने से इस कमी का एहसास कुछ ज़्यादा ही होने लगा था। और एक दिन रहमान किसी ज़रूरी काम का बहाना करके 2-3 दिन के लिए संजीदा से रुखसत होकर अपने घर आ गए। शम्सा से उनकी शादी हो गई। शादी के बाद जब वो संजीदा के पास गए तो संजीदा उनसे पहले ही की मानंद मिली। वही मोहब्बत, वही खुलूस, वही ख्याल। लेकिन रहमान उससे अपनी शादी के मुताल्लिक़ बात न कर सके, बता ना सके। उन्हें रह रह कर ख्याल आता था कि इस खबर को सुनकर संजीदा को बड़ा दुख होगा। बात टलती गई, लेकिन रहमान के मामूलात में तब्दीली होती गई। अब वो दूसरे चौथे रोज़ ज़रूरी काम का बहाना करके घर से गायब हो जाते और ये वक्त वो कभी अपने घर पर, कभी शम्सा के घर पर उसके साथ गुजारते। नई बीवी, वो भी कम उम्र और शौक। रहमान शम्सा की मोहब्बत में से ज़्यादा गिरफ्तार होते गए। जितना ज़्यादा शम्सा के करीब होते गए उतना ही संजीदा से दूर होते गए। एक बार
वो संजीदा के पास कई दिन के बाद गए थे। संजीदा मलूल और रंजीदा अपने बिस्तर में लेटी थी। उसका जिस्म बुखार से फूक रहा था, आंखें सुर्ख हो रही थीं। उसे इस तरह तन्हा पड़ा देखकर रहमान को कुछ दुख हुआ। वो करीब बैठे हुए उस पर झुक गए, पेशानी पर प्यार से हाथ रखा, फिर चौंक पड़े। संजीदा, तुमको तो बड़ा तेज बुखार है। संजीदा चुप रही। मुझे अफसोस है कि इस दौरान मैं सरकारी काम से बाहर रहा और तुमको तबीयत की खराबी में तन्हा रहना पड़ा। रहमान, क्या आप में सच बोलने की जुर्रत नहीं है? आप मर्द हैं। क्या आप ये नहीं कह सकते कि ये दिन और इस तरह के बहुत से दिन आपने अपनी नई बीवी शम्सा के साथ गुजारे? संजीदा ने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा। रहमान चुप रह गए। शादी मुबारक हो। खुदा करे आप दोनों फूले फलें, शादो आबाद रहें। संजीदा ने दुआ दी और रहमान उसके सीने पर मुंह रखकर बिलक बिलक कर रोने लगे। संजीदा प्यारी, मुझे माफ कर दो। संजीदा ने अपना कमजोर हाथ उनके सर पर रख दिया और उनके बालों को सहलाने लगी। वो मखसूस प्यार भरा तरीका जिसके लिए अक्सर रहमान मचल जाते थे, उसकी गोद में सर रखकर बच्चों की तरह लेट जाते थे और संजीदा उनके बालों में उंगलियां फंसाकर हौले हौले सर सहलाने लगती थी। रहमान को बड़ा आराम मिलता था। अब दिली प्यार भरा लम्स पाकर वो संजीदा से लिपट गए। तुमने मुझे माफ कर दिया ना? आप मेरे मजाजी खुदा हैं। माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा न कीजिए। और फिर जब संजीदा को मालूम हो ही गया तो तकल्लुफ की दीवारें खुद ब खुद ढहने लगीं। अब रहमान ज़्यादातर घर ही पर रहते थे। संजीदा तन्हा रहते रहते उकता गई तो अपने वालिदैन के पास आ गई। रहमान कभी कभी आते रहते। फिर वो डेनमार्क जाने लगे तो मुंह छुआने को संजीदा से भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन संजीदा ने इनकार कर दिया। उसकी अम्मी उन दिनों सख्त अलील थी। वो उनको छोड़कर कैसे जा सकती थी? रहमान शम्सा को लेकर चले गए। संजीदा सब दुख झेल ले गई, लेकिन वालिदैन की जुदाई का सदमा न सह सकी। अम्मी माबूद हकीकी से जा मिली और पापा रफ़ीक़ ज़िंदगी की जुदाई का गम भूलने के लिए मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत करने गए और वहीं जाकर बस गए। जाने से पहले वो अपनी कुल जायदाद संजीदा के नाम कर गए। संजीदा चंद मुलाजिमों के साथ रहने लगी। शुरू में एक आध महीने के बाद रहमान का भूला भटका कोई ख़त आ जाता था। रफ्ता रफ्ता ये सिलसिला भी बंद हो गया और संजीदा अपनी वीरान ज़िंदगी के सारे दुख झेलने को तन्हा रह गई। ज़िंदगी क्या थी? बेआब गया रेगिस्तान थी। और उस रेगिस्तान में अचानक रूमान एक मासूम और शोख फूल बनकर मुस्कुराने लगा। संजीदा को जैसे जिंदगी की नवीद मिल गई। उसे मामूली शक्ल का ये बच्चा इंतहाई हसीन मालूम होता था। वो दिन भर में कई बार उसके लिबास बदलती, नहलाती, धुलाती और अपने सीने से लगाकर अपनी ममता की तस्कीन करती। रूमान ने भी इस मोहब्बत को अपना हक समझा
और पूरी तरह संजीदा की जिंदगी में रच बस गया। संजीदा ने रूमान की परवरिश की जिम्मेदारी कबूल करते वक्त अंजाम और अवाक़िब पर नज़र नहीं डाली थी। फिर एक मासूम बच्चे की सरपरस्ती कोई ऐसा गुनाह तो नहीं था जिसके लिए अंजाम के मुतालिक भी सोचा जाता। बड़ी मामूली सी बात थी कि फसाद में एक बच्चा अपने वालिदैन को खो बैठा। अनवर मियाँ ने उस मासूम को इंसानी हमदर्दी के नाते अपने सीने से लगा लिया। हालात ने उनको संजीदा तक पहुंचा दिया और ज़माने की सताई, तकदीर की मारी और तन्हाई से उकताई हुई संजीदा ने एक प्यार भरी औरत का दिल रखने की वजह से उस बच्चे को अपनी आगोश में पनाह दी। इस पनाह में उनका अपना भी कुछ फ़ायदा था। गरज थी, उनकी बरसों की सूनी गोद आबाद हो गई थी, उनकी तन्हाई दूर हो गई थी और इंसानी फरीज़ा भी अदा हो गया था। एक बिन माँ का बच्चा माँ की आगोश में पहुँच गया था और अब दोनों माँ बेटे ये भूल चुके थे कि वो कभी एक दूसरे से अलग भी रह चुके हैं। रूमान बड़ी जल्दी संजीदा को पहचानने लगा था। उन्हें देखने के साथ ही वो खुश होकर हाथ पैर मारने लगता और उनकी गोद में जाने के लिए चहकने लगता। साथ ही अपने मासूम नन्हे से कहकहों और प्यारी प्यारी अदाओं से उस संजीदा का दिल लगातार जीतने लगा और उसकी इन अदाओं पर संजीदा उस पर सदक़े कुर्बान हो जाती। उसे बिस्तर से उठाकर अपनी आगोश में भर लेती, उसे अपने सीने से लगाती, उसकी पेशानी चूमती और उस वक्त वो सचमुच उसकी माँ ही नजर आती थी। उनकी इतनी मोहब्बत और ममता देखकर कौन कह सकता था कि उन्होंने इस बच्चे को अपनी कोख से नहीं पैदा किया है। कोख से पैदा करने वाली माँ भी तो बच्चे पर ऐसी ही मोहब्बत निछावर करती है, उसकी ममता भी तो ऐसी ही होती है। लेकिन संजीदा की इस मोहब्बत और ममता ने उनके लिए कई दास्तानें गढ़ लीं, उनके मुतालिक कई अफवाहें गश्त करने लगीं, कई अफसाने मशहूर हो गए। कुछ लोगों ने कहा शौहर से बिगाड़ के बाद इनके अनवर मियाँ से नाजायज़ ताल्लुकात हो गए थे, ये बच्चा उसी की निशानी है। अब रहमान के जाने के बाद वो खुल्लम खुल्ला अपने बच्चे को पास रखकर परवरिश कर रही हैं। किसी ने कहा रहमान की जायदाद और पैसे में हिस्सा बटाने के लिए संजीदा ने उसे परवरिश कर लिया है ताकि वो रहमान पर यह धौंस जमा सके कि ये उसका बच्चा है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। ये दास्तानें अनवर मियाँ के कानों तक भी पहुंची और संजीदा ने भी सुनी। अनवर मियाँ ने संजीदा के ख्याल से इन अफवाहों को बहुत अहमियत दी क्योंकि वो समझते थे कि ये मामूली अफवाहें बढ़कर बर्बादी का पेश खेमा बन सकती हैं। संजीदा को नुकसान पहुंच सकता है, उनकी ज़िंदगी मुतासर हो सकती है, उनकी नेकी के बदले कोई बुरा अंजाम उन्हें मिले, ये उन्हें पसंद नहीं था। वो ये भी जानते थे कि इस दुनिया में नेक कामों का बदला हमेशा बुराइयों से मिलता है और वो बेगुनाह संजीदा को किसी बुरे अंजाम से दो चार कराने के हक़ में नहीं थे। उन्होंने कई बार बड़ी संजीदगी से इन अफवाहों के मुतालिक सोचा था और हर सोचो फिक्र के अख्तिताम पर उन्हें बस एक ही राह नज़र आई थी कि वो रूमान को लेकर यहाँ से चले जाएं। उनका ये फैसला एक तरह से बिल्कुल दुरुस्त था,
लेकिन कुछ दिन के बाद इन अफवाहों का खात्मा हो जाना यकीनी था। लेकिन अगर रूमान इसी तरह पलता रहा तो अफवाहें भी पलती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, और एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि संजीदा को भी अपनी गलती का एहसास हो। उस वक्त गरीब रूमान का क्या बनेगा? उस वक्त वो कहाँ जाएगा? किसका सहारा ढूंढेगा? अभी तो खैरियत है, रूमान महज चंद माह का बच्चा है। चंद दिन के बाद संजीदा को भूल जाएगा, फिर जिन हालात में पले बढ़ेगा उसी में खुद को ढाल लेगा। लेकिन अगर इस तरह संजीदा के ज़ेरे साया परवरिश पाता रहा, संजीदा को अपनी माँ समझता रहा, इस घर को अपना घर समझता रहा, तो वो आइंदा इस काबिल न रह जाएगा कि किसी और माहौल में खुद को ढाल सके, किसी और का सहारा ले सके, किसी और को माँ समझ सके, किसी दूसरे घर को अपना घर समझ सके। अनवर मियाँ का ऐसा सोचना ठीक भी था, लेकिन संजीदा ऐसी बातें सुनकर भी अनजान बनी हुई थी। उसी तरह रूमान पर फिदा थी। उनकी ममता तो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी, कम होने का सवाल ही नहीं था। वो उन बातों पर कान ही नहीं धरती थी, और उनकी रूमान से वालिहाना मोहब्बत देखकर अनवर मियाँ की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कि इस बारे में वो संजीदा से गुफ्तगू करे। दिन तो किसी तरह गुजरते रहे और शायद गुजर भी जाते, लेकिन दुनिया वालों को तो लोगों के चैन और सुकून से लिल्लाही बुग़्ज़ है। हर बात और हर मामले से वो अपना ख़ास ताल्लुक़ समझते हैं। लिहाजा संजीदा, रूमान और अनवर मियाँ के मामले से कोई मतलब ना होते हुए भी दुनिया वालों ने उनसे ख़ास मतलब जोड़ लिया और ख़ुद ही उनके मामलात के ठेकेदार बन गए। एक सुबह अनवर मियाँ ज़रा जल्दी ही घर से चले गए। किसी किराएदार से तखलिए मकान का मुकदमा चल रहा था। इस सिलसिले में वो पहले वकील के पास गए, फिर वहीं से अदालत चले गए। उनके वकील की बहस के बाद अगली पेशी की तारीख मुकर्रर हो गई और वो सारी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद घर के लिए चल दिए। मुखालिफ पार्टी के लोग भी साथ ही निकले, और चूंकि मुकदमा संजीदा के मवाफ़िक़ जा रहा था, इसलिए वो कुछ ज़्यादा ही जले हुए थे। उनमें से एक ने अनवर मियाँ की तरफ देखकर अपने साथी से कहा, यार, औरत है चालाक, अपने सारे काम मुफ्त में निकाल रही है और बेचारे मर्द को अपने जाल में गिरफ्तार करके अपना उल्लू सीधा कर रही है। हमारी तरह बेवकूफ़ थोड़ी है। दूसरे ने हंसकर कहा, बड़ा आसान सा नुस्खा है, ना हुए औरत, वरना हम भी किसी का पालन पोषण कर अपना काम निकलवा लेते और ख़ुद घर पर बैठकर आराम करते। अब देख लो, मैं ज़रा से लालच में बेचारा घनचक्कर बना हुआ है। ज़रा सी लालच कहाँ मियाँ, मज़े ही मज़े हैं। मुफ्त में औरत भी मिली है, जायदाद और रुपया पैसा भी मिल रहा है, अलबत्ता एक बच्चा भी हो गया है। अच्छा, तो क्या बात यहाँ तक बढ़ गई है? एक ने दानिस्ता हैरत जाहिर की और कहा, तुम क्या अपनी तरह सबको बुद्धू समझते हो? और इसका मियाँ कहाँ है? वो गरीब तो रोजी रोटी की फिक्र में कहीं बाहर गया हुआ है। अच्छा, हाँ, और क्या? मुखालिफ पार्टी
हंसती हुई आगे बढ़ गई। अनवर मियाँ का इन बातों से खून खौल रहा था, लेकिन वो एक शरीफ इंसान थे। इतनी जलील बातों का जवाब देना वो अपनी तौहीन समझते थे। फिर किसी का मुंह बंद करना आसान काम तो नहीं है। वो किस किस का मुंह बंद करते, किस किस को मना करते, और अपनी संजीदा और रूमान की बेगुनाही का सबूत कैसे देते। ये कितनी अजीब बात है कि इंसान के गुनाहों का सबूत देना बड़ा आसान होता है, लेकिन बेगुनाही का सबूत देना उतना ही मुश्किल होता है। अब अनवर मियाँ हैरान थे कि बेगुनाही कैसे साबित करें, जबकि उनके नाकर्दा गुनाहों के सबूत में 50 ज़बानें चल रही थी। वाक़यात को इस तरह बयान किया जा रहा था जैसे सबने सब वाक़यात अपनी आंखों से देखे हों, लेकिन वो जो बेगुनाह थे, बेकसूर थे, खामोश थे, क्या कहते, किससे कहते, उनकी कौन सुनता। उस दिन अनवर मियाँ घर आए तो खामोशी से अपने कमरे में जाकर लेट रहे, ना संजीदा के पास गए, बस कमरे में तन्हा पड़े पड़े सोचा किए। संजीदा को उनकी आमद का इल्म ही नहीं हुआ और वो उनका इंतज़ार ही करती रहीं। फिर इंतज़ार करके तन्हाई खाना खा लिया और मुलाजिम को ताकीद कर दी कि अनवर भाई आए तो उन्हें खाना खिला दे, और वो अनवर मियाँ की हालत से बेखबर रूमान को सीने से लगाकर सोने के लिए लेट गईं। रूमान हालात से बेखबर बड़ी लापरवाही से बचपन की मासूम नींद में डूबा हुआ सोता रहा। शाम तक अनवर मियाँ खुद पर काबू पा चुके थे। उन्होंने तय कर लिया था कि इस बारे में वे संजीदा से बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि इसके बगैर कोई चारा ही नहीं था। वो मुस्तकबिल के अंदेशों से फिक्रमंद थे। शाम की चाय पर वो संजीदा को मुकदमे के बारे में बताते रहे और उन्हें इत्मीनान भी दिलाया कि मुकदमा उनके हक में जा रहा है। 2-1 पेशियों के बाद फैसला हो जाएगा। अनवर भाई, खुदावंदे आलम ने आपको मेरे लिए फरिश्ता ही बनाकर भेजा है, वरना ये मामलात मेरे बस के नहीं थे, न मेरे अंदर उनसे सामना करने की और निपटने की सलाहियत थी। संजीदा बहन, ऐसा लगता है कि अब जल्द ही तुमको इन उमूर की अंजामदही के लिए कोई और इंतज़ाम करना पड़ेगा। अनवर मियाँ ने संजीदगी से कहा। क्यों अनवर भाई? संजीदा चौंक उठी, क्योंकि हालात बस के बाहर होते जा रहे हैं। और अनवर मियाँ ने मुख्तसरन सब बातें बता दी, जिनको सुनकर संजीदा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। जज्बात की शिद्दत से होंठ कांपने लगे, आंखों में आंसू भर आए। उनकी इस कैफियत से अनवर मियाँ बहुत मुतासिर हुए। अनवर भाई, अच्छा हुआ आपने मुझे तफसील से सारी बातें बता दी। शायद आपको ये खदशा चैन न लेने देता कि दुनिया वाले हमारे मुतालिक कैसी कैसी गंदी बातें कह रहे हैं, और कहीं इन बातों से हमें नुकसान ना पहुंच जाए। इन बातों को सुनकर मेरे दिल में एक ही बात पैदा हो रही है कि हम लोग बेगुनाह हैं। जिसे देखना चाहिए वो हमारी बेगुनाही देख रहा है। ये दुनिया वाले कुछ भी बकते रहे, हमें उनसे कुछ नहीं लेना है। हमें अपना नफ़ा नुकसान देखना है। आप भी इन बातों की परवाह न कीजिए। अगर रूमान सिसक कर दम तोड़ देता तो ये लोग ज़रा भी अफसोस ना करते। अब जबकि वो हमारा बच्चा बनकर परवरिश पा रहा है तो इनको अफसोस हो रहा है। यही तो वो लोग हैं जो फसाद करते हैं,
मासूमों की जानें लेते हैं, सुहागनों की मांग उजाड़ते हैं, औरतों की गोदियां उजाड़ते हैं। इनसे इसके अलावा और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? अनवर भाई, आपको खुदा और उसके रसूल का सदका इन बातों का असर न लीजिएगा। संजीदा ने अनवर मियाँ के आगे हाथ जोड़ दिए। अनवर मियाँ ने उनके हाथों को थाम कर अपनी आंखों से लगा लिया और संजीदा के खुलूस और मोहब्बत के आगे वो खुद को मजबूर सा पा रहे थे। उसके बाद उन्होंने जाने का नाम नहीं लिया। तो ये थी नॉवेल खिजाओं से दूर की दूसरी किस्त। कल फिर आऊँगा, आपको तीसरी किस्त सुनाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।